Hi guys, welcome to the channel and also welcome to another session of Industrial Relations and Labor Laws जहां पर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईपीएफओ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है गाइस, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। और यहां पर इस टाइम में आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। बी कॉन्फिडेंट, बी कमिटेड, डेफिनेटली हो जाएगा। अगले अटेम्प्ट का वेट नहीं करना है, आपको इसी अटेम्प्ट में यहां पे ईओ एओ या एपीएफसी बनना है, जो भी आपका यहां पर टारगेट है। राइट और इसीलिए यहां पर हम लगातार आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने लेबर लॉस कैटेगरी में 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है एक बार प्लीज गो थ्रू करिए। बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने वहां पर डिस्कस किया है। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी लॉस के भी सेशंस यहां पर चल रहे हैं, उसके भी 3 सेशंस हो चुके हैं। तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन्हें भी देख रहे होंगे। आईआर और लेबर लॉ के जो सेशंस हैं वो थर्सडे को आते हैं और सोशल सिक्योरिटी के जो सेशंस हैं वो यहां पर सैटरडे को आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आप लोग मेरा नाम जानते होंगे प्रकाश, नहीं जानते हैं तो अब जान गए होंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट का। फैक्ट्रीज एक्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग यहां पर फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, जो लोग यहां पर फैक्ट्रीज में एसोसिएटेड हैं। अब फैक्ट्री किसे बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए कि जो लोग यहां पर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को बनाया गया है। अब क्या मतलब इस बात का रेगुलेट करने के लिए? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप, जो लोग यहां पर फैक्ट्री में एसोसिएटेड हैं वो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, एक पूरे हफ्ते में मैक्सिमम कितने घंटे काम करेंगे, राइट? उनका लीव्स का क्या प्रोविजन है, ठीक है जी, ओवर टाइम का क्या प्रोविजन है, उनको हेल्थ रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी बाय द एम्प्लॉयर, सेफ्टी रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी बाय द एम्प्लॉयर, वेलफेयर और भी कुछ वेलफेयर स्टेप्स लिए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयर। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट में हम करने वाले हैं। अब एक चीज ये समझिए कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट नहीं होता, मैं हमेशा ही बोलता हूं हर एक्ट में कि ये कहीं ना कहीं जो लॉज होते हैं, जो लेजिस्लेशंस होते हैं, वो एक बाउंडिंग फैक्टर होते हैं। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। लेबर लॉस की जहां तक मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो लेबर लॉस बने किस लिए? लेबर वेलफेयर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बाउंडिंग फैक्टर है किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, कि आपको ये स्टेप्स लेना पड़ेगा। अगर आपने स्टेप्स नहीं लिए तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब अगर ये सारी चीजें ना मेंशन हो, सोचिए लीव का प्रोविजन रिलेटेड ना हो, यहां पे अगर मैं बात करूं कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए उससे रिलेटेड प्रोविजंस ना हो, तो आपको क्या लगता है कि यहां पे एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर यहां पे चाहेगा कम से कम वर्कफोर्स हो, उनसे ज्यादा काम लिया जा सके, तो मेरा यहां पे एक्सपेंसेस कम हो, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। बिल्कुल नेचुरल है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेबर वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके और इन सारी चीजों को यहां पर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो और लेबर वेलफेयर में किसी भी तरीके की यहां पर यू कैन से लापरवाही ना की जाए बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले। चलिए प्रोसीड करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव। हर एक्ट को इनेक्ट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको इन्फोर्समेंट में लाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। जिस तरीके से आप यहां पर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ईओ एओ या एपीएफसी बनना। यस, यही ऑब्जेक्टिव है आपका। इसी तरीके से यहां पर जब किसी एक्ट को इफेक्ट में लाया जाता है, उसे इनेक्ट किया जाता है, उसे बनाया जाता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली होता है। यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं जो कि मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, सो ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज। तो यहां पर जो भी फैक्ट्रीज एक्ट से पहले जो भी लॉज अलग अलग थे उनको अमेंड करना, उनको यहां पे कंसोलिडेट करके एक सिंगल एक्ट बनाना, दैट इज द फैक्ट्रीज एक्ट। किससे रिलेटेड? जो लोग यहां पर अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग अपना श्रम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको यहां पर रेगुलेट करना, उनके एम्प्लॉयमेंट को, उनके लेबर को यहां पर रेगुलेट करना, ताकि उनका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इसको किस तरीके से रोका जाएगा, क्या क्या स्टेप्स है, वो सब हम बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं। यू नो द रूल, डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डेफिनेशन क्लॉज की अगर हम बात करें यहां पर, तो डेफिनेशन जो होती है वो उस पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफिक होती है। अभी मेरी एक पेड क्लास में एक स्टूडेंट थी जो कि मुझसे बोल रही थी कि सर यहां पर मैंने वेज की डेफिनेशन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अलग पढ़ी थी, मिनिमम वेजेस एक्ट में अलग पढ़ रही हूं। राइट, डेफिनेटली मैंने वही बोला है कि जो डेफिनेशन होती है वो उस एक्ट स्पेसिफिक होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती है। वो उस एक्ट के लिए डेफिनेशन होती है ताकि उस एक्ट में जब वो टर्म यूज होगा, उसका जो डेफिनेशन होगा, उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो डेफिनेशन क्लॉज में दिया होगा, वहीं से लिया जाएगा। राइट,
आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट और यंग पर्सन की। इससे पहले भी हमने इन डेफिनेशंस को देखा है दूसरे एक्ट में, लेकिन वहां पर डेफिनेशंस अलग थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर चाइल्ड की डेफिनेशन की बात करूं, जिस पर्सन ने यहाँ पर 15 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया है, जो पर्सन यहाँ पर 15 साल का नहीं हुआ है, 15 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, उसे यहाँ पर हम चाइल्ड माने। जबकि इससे पहले जब हमने एक्ट कवर किया था पिछले सेशन में, वहां पर देखा था कि 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी जेनरिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि चाइल्ड किसे माना जा रहा है, हमेशा एक्ट का नेम मेंशन होगा कि एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज अ चाइल्ड, या एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और जो भी एक्ट है तो यहां पर आपको इसमें क्लियरली वो चीज मेंशन होगी गाइस, क्लियरली मेंशन होगी हमेशा। 100% क्वेश्चंस में देयर इज नो एक्सेप्शन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे जेनरिक पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन में एक्ट का रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर चाइल्ड कौन है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, वो 15 इयर्स ऑफ एज जिसने कंप्लीट नहीं किया। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट तक ही लिमिटेड है, किसी और एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन होगी तो वो अलग होगी और वो उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, यहां पर एडोलसेंट कौन है, एडोलसेंट वो है जिसकी एज यहां पर 15 टू 18 है, मतलब 15 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 18 साल उसने कंप्लीट नहीं किए अभी, उसे हम बोलेंगे यहां पे एडोलसेंट। एडल्ट किसे बोलेंगे, एडल्ट बोलेंगे जिसने यहां पर 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और साथ में यहां पे यंग पर्सन की एक डेफिनेशन है, तो पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलसेंट। कोई पर्सन अगर यहां पर चाइल्ड है या एडोलसेंट है तो उसे यहां पर हम यंग पर्सन कंसीडर करेंगे। अब वो क्या है, इनसे रिलेटेड क्या चीज है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं, चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट, यंग पर्सन क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, किसी भी फैक्ट्री में चाइल्ड भी एम्प्लॉयड हो सकता है, एडोलसेंट भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है ना, बिल्कुल। तो क्या इन सब की वर्किंग कंडीशन सेम रहेगी, क्या इन सबका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सेम रहना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि एडल्ट जो है वो 9 आवर्स काम करेंगे, तो क्या चाइल्ड भी 9 आवर्स काम करेंगे, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यहां पे ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि यहां पे कौन चाइल्ड है, कौन एडोलसेंट है, कौन एडल्ट है, उसके हिसाब से यहां पर रूल्स बनेंगे। अदरवाइज क्या होगा, कल को एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, एम्प्लॉयर बोलेगा भाई मुझे तो आइडिया नहीं है, वो तो चाइल्ड को भी एडल्ट की तरह कंसिडर करेगा क्योंकि उसका पैसा बच रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जहां पर चाइल्ड के लिए प्रोविजन है कि आप इससे एक दिन में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, तो यहां पर अगर ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम किसे चाइल्ड मान रहे हैं, तो एम्प्लॉयर क्या करता, उस बच्चे से भी यहां पर 9 घंटे काम करवाता और बोलता कि यहां पर कहीं डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैं इसको एडल्ट मान रहा हूं। इसीलिए ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए यहां पर कि चाइल्ड कौन है, एडोलसेंट कौन है, एडल्ट कौन है, ताकि इनके लिए डेडिकेटेड तरीके से रूल्स बनाए जा सके। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है फैक्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस फैक्ट्री की। ठीक है, क्योंकि हम फैक्ट्रीज एक्ट ही पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्री की डेफिनेशन ऑब्वियसली हमें पता होनी चाहिए। फैक्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी यहां पर प्रेमाइस, जो भी स्टैब्लिशमेंट यहां पर फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसे यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप फैक्ट्री हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन का कंप्लायंस करिए, राइट। ये मतलब है यहां पर अगर यहां पे कोई फैक्ट्री की डेफिनेशन की क्लैरिटी नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर जो है, कोई पर्टिकुलर स्टेब्लिशमेंट अगर फैक्ट्री है भी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन अगर फैक्ट्री है भी यहां पर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर वो बोलेगा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है और मैं यहां पर किसी भी तरीके से इसका प्रोविजन कंप्लायंस नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर पता ही नहीं कि मैं फैक्ट्री हूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये पता होना कि यहां पर किसे फैक्ट्री माना गया है और किसे फैक्ट्री यहां पर नहीं माना गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, यहां पर फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो फैक्ट्री मींस क्या होता है, फैक्ट्री मींस एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ, मतलब कोई भी प्रेमाइस हो गया, ठीक है, कोई भी जैसे मान लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट हो गया जहां पर एक फैक्ट्री बनी हुई है, इसके आसपास का जो कवर्ड एरिया जो इसी से रिलेटेड है उसको हम बोल रहे हैं प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ। तो कोई भी ऐसा प्रेमाइस जिसके साथ उसका प्रिसिंक्ट्स भी इंक्लूड है उसे हम फैक्ट्री मानेंगे। किस केस में फैक्ट्री मानेंगे, हम उसे मानेंगे यहां पर जहां पर 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स जो है, 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स उस पर्टिकुलर प्रेमाइस में एम्प्लॉयड हैं या पिछले 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन वो एम्प्लॉयड थे। ये कंडीशन हो गई कि उस पर्टिकुलर प्रेमाइस में 10 या उससे ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है करंटली, या पिछले 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन अगर 10 या उससे ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड थे, और साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रेमाइस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है विथ द एड ऑफ द पावर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो है वो चल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मानेंगे कि वो फैक्ट्री है। अब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस मतलब क्या, जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लैपटॉप हो गया, एसी, कूलर, बेड, सोफा, एनीथिंग जो वहां पर मैन्युफैक्चर की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से की जा रही है, पावर की हेल्प से की जा रही है। उस प्रेमाइस में 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, या पिछले 12 महीने में 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, तो उस प्रेमाइस को हम यहां पर मानेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर
उसे हम फैक्ट्री कंसिडर करेंगे। अब अगर उसे हम फैक्ट्री कंसिडर करेंगे मतलब उसे यहां पर इन प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिना पावर के भी हो रही हो। भाई कुछ ऐसी चीजें जो मैन्युफैक्चर हो रही है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, बिल्कुल उस केस में भी उन्हें फैक्ट्री मानेंगे, लेकिन वहां पे उस केस में 20 या उससे ज्यादा पर्संस एसोसिएटेड होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रेमाइस में। मतलब 20 पर्संस या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उस प्रेमाइस में, नंबर फर्स्ट। ठीक है। नंबर सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है बिना पावर की हो रही, बिना इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, तब उस पर्टिकुलर प्रेमाइस को हम यहां पर फैक्ट्री कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। चलिए, अब यहां पे कुछ एक्सक्लूजन क्लॉज भी है गाइस यहां पर, बट डज नॉट इंक्लूड माइन। माइन को यहां पर फैक्ट्री नहीं माना गया है। मोबाइल यूनिट जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करती है, रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस। तो यहां पर ये जो स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर वो ये दोनों कंप्लायंस, ये दोनों प्रोविजंस को पूरा भी कर रहे होंगे, मतलब वहां पर मान लेते कोई माइंस है जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग एसोसिएटेड है, ठीक है, या कोई रेस्टोरेंट है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग एसोसिएटेड है, लेकिन तब भी उसे यहां पर नहीं माना जा रहा है। ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि देखिए यहां पर इनके लिए डेडिकेटेड एक्ट बनाए जाते हैं कई बार, जैसे माइंस एक्ट हो गया, रेलवेज एक्ट हो गया। तो वहां पे उन लोगों से, उन वर्कर से रिलेटेड जो माइंस में, रेलवेज में या अदर प्लेसेस में एसोसिएटेड है, उनसे रिलेटेड प्रोविजन उनके डेडिकेटेड एक्ट में मेंशन होते हैं। तो वापस से यहां पर रिपीट करने का मतलब नहीं है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये वायलेशन होगा, कहीं ना कहीं यहां पे जो प्रोविजन है वो आपस में क्लैश करेंगे और फिर कहीं ना कहीं वायलेशन होगा। इसलिए अगर डेडिकेटेड एक्ट बने हुए हैं तो फिर उन्हें यहां पर अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं। पावर टू एग्जम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। ठीक है, पावर टू एग्जम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। अब यहां पर कोई फैक्ट्री है तो उसे यहां पर सरकार क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट यहां पे पब्लिक इमरजेंसी के केस में, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को यहां पर एग्जम्प्ट कर सकती है प्रोविजन से। ठीक है, या तो सारे प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट से या कुछ प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट से यहां पे एग्जम्प्ट कर सकती है कि यहां पर पब्लिक इमरजेंसी है, आप इस प्रोविजन का कंप्लायंस मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पावर किसके पास है, दो चीजें याद रखनी, पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, किस केस में, पब्लिक इमरजेंसी के केस में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिफिकेशन शैल बी मेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स एट अ टाइम। तो यहां पर जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट की साइड से कि आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर कंप्लायंस मत करिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर 3 मंथ्स का एक जो नोटिफिकेशन, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होगी। एक बार में मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए यहां पर ये नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है, उसे रिन्यू कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो एक बार में ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा, कि 3 मंथ्स तक आपने किसी फैक्ट्री को एग्जम्प्ट कर दिया इन द केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, कि यहां पर अभी आपको फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन का कंप्लायंस करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। अब यहां पर किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, अप्रूवल तो रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज ऐसे कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट है, उन जो अथॉरिटीज हैं उनके नॉलेज में चीज होनी चाहिए, ठीक है, उनके नोटिस में चीज होनी चाहिए कि यहां पर ये फैक्ट्री, स्पेसिफिक फैक्ट्री जो है वो ऑपरेटिव है। क्या प्रोविजन है यहां पर, रूल्स रिलेटेड टू द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन मे बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी यहां पर रूल्स रहेगा, चाहे वो अप्रूवल से रिलेटेड हो, लाइसेंसिंग से रिलेटेड हो, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, यहां पर क्या होगा, उस केस में यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर रूल्स बनाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहां पर रूल्स बनाएगी। साथ ही साथ ये भी मेंशन्ड है, इफ नो ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड विद इन 3 मंथ्स ऑन एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन फॉर द साइट ऑन विच द फैक्ट्री इज टू बी सिचुएटेड, द परमिशन अप्लाइड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। तो अगर यहां पे किसी पर्सन ने एप्लीकेशन दिया है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कि मुझे यहां पर फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, और 3 मंथ्स के अंदर अगर यहां पर वो अप्रूव नहीं किया गया, तो ऑटोमेटिकली ये चीज मान ली जाएगी कि परमिशन जो है वो ग्रांट कर दिया गया। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है ना, यहां पर किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की गलती की वजह से यहां पर एंटरप्रेन्योर को तो हम यहां पे नहीं वेट करवा सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली हमारी जीडीपी को पुश ही कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर आपने एप्लीकेशन दिया है, अथॉरिटी के पास 3 मंथ्स हो चुके हैं पेंडिंग हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो 3 मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली परमिशन ग्रांटेड मानी जाएगी। फिर डिपार्टमेंट के जो इंट्रा डिपार्टमेंटल जो यहां पर इंक्वायरी है वो उस पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर होती रहेगी, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। आगे बढ़ते नोटिस बाई ऑक्यूपायर। अब यहां पर द ऑक्यूपायर शेल सेंड अ रिटर्न नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर एटलीस्ट 15 डेज बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रेमाइस एज अ फैक्ट्री। अब यहां पर कोई पर्सन है जो यहां पर किसी पर्टिकुलर प्रेमाइस को एज अ फैक्ट्री यूज करना चाहता है, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं ऑक्यूपायर, पर्सन को हम बोल रहे हैं ऑक्यूपायर। तो यहां पर वो किसी भी प्रेमाइस को अगर एज अ फैक्ट्री यूज करना चाहता है, तो यहां पर वो पर्सन जो है वो चीफ इंस्पेक्टर को एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस देगा। चीफ इंस्पेक्टर को एटलीस्ट यहां पर 15 डेज का जो है वो नोटिस देगा।
ठीक है, 15 डेज का नोटिस उसे देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को। फर्दर नोटिस शैल कंटेन नेम, सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, कम्युनिकेशन एड्रेस, नेम ऑफ द मैनेजर एक्सेट्रा। तो उस नोटिस में सारी चीजें रहेंगी कि वो उस फैक्ट्री का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, वहां पर मैनेजर कौन है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ताकि यहां पर उस चीफ इंस्पेक्टर के नॉलेज में ये चीज रहे कि यहां पर बेसिकली फैक्ट्री कहां है, क्या काम कर रही है, किसको यहां पे हमें कम्युनिकेट करना है, अगर यहां पे कोई भी चीज आती है, कोई भी वायलेशन अगर हो रहा है, तो हमें किस पर्सन को यहां पर पकड़ना है, उसका भी नाम यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है। Before a factory engaged in a manufacturing process which is ordinarily carried on for less than 180 days in the year resumes working, the occupier shall send a written notice to the chief inspector at least 30 days before the date of the commencement of the work. अब ऐसी कोई फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो साल में 180 दिन से कम होता है, मतलब साल में 6 महीने से कम ही होता है, तो उस केस में यहां पर ऑक्यूपायर क्या करेगा, उस केस में यहां पर ऑक्यूपायर रिटर्न नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर को एटलीस्ट 30 डेज पहले, जब वो मैन्युफैक्चरिंग यहां पर स्टार्ट करने वाला, जब वो अपना काम स्टार्ट करने वाला। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लीजिए शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, यहां पर जो शुगर केन को यहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, शुगर में, राइट। तो ये पूरे साल नहीं चलता, ये बहुत ही सीजनल एक्टिविटी है। तो मान लेते हैं अगर यहां पर वो 6 महीने से कम काम करती है, तो यहां पर उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर 30 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा बाय द ऑक्यूपायर टू द चीफ इंस्पेक्टर कि यहां पर हम ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाले। अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज कि यहां पर उसको उसके नॉलेज में सारी चीजें होनी चाहिए कि यहां पर क्या कौन सी एक्टिविटी यहां पर स्टार्ट हो रही है, और क्योंकि वो 6 महीने से कम है, 180 डेज से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद में तो वो चीज, वो फैक्ट्री वैकेट हो जाएगी, वो फैक्ट्री यहां पर किसी भी तरीके से ऑपरेटिव नहीं रहेगी। तो जब भी वो ऑपरेशन में आएगी तो इसका नॉलेज यहां पर चीफ इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए। Whenever a new manager is appointed, the occupier shall send a notice to the chief inspector within 7 days from the date on which such person takes over charge। जब भी कोई नया यहाँ पर मैनेजर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजर को ही सारी कम्युनिकेशन होंगे, अगर यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर कुछ कम्युनिकेट करेगा तो सीधा मैनेजर से करेगा। तो यहाँ पर मैनेजर कौन है, जो अगर कोई नया मैनेजर आया है तो इसके रिगार्डिंग भी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो दी जाएगी बाय द ऑक्यूपायर टू द चीफ इंस्पेक्टर विद इन 7 डेज, जब भी वो चार्ज को ओवरटेक करता है, टेक ओवर करता है, ठीक है, चार्ज लेता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर उसके 7 डेज के अंदर यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर के पास एक रिटर्न नोटिस जाएगा कि भाई ये हमारा नया मैनेजर अपॉइंट हुआ है, अब आपको जो भी कम्युनिकेशन है आप इस पर्टिकुलर नए मैनेजर से कर सकते हैं। चलिए गाइस, आगे मूव करते हैं इंस्पेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन। अब आपको पता है कि इंस्पेक्टर लगभग आपको सारे ही एक्ट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इंस्पेक्टर का काम क्या है, इंस्पेक्टर का काम सिंपल से यही कि आपको यहां पर देखना है कि प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें इंस्पेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है। आप यहाँ पे फैक्ट्री प्रीमाइस विजिट कर सकते हैं, वहां पर जाकर देखिए कि जो भी चीजें यहाँ पर प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट के, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका कहीं पर वायलेशन तो नहीं हो रहा। इस चीज का इंश्योर कौन करेगा, इस चीज को इंश्योर करेगा यहाँ पर इंस्पेक्टर। देन यहां पर गाइस आती है हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज, ठीक है। अब यहां पर ये मैंडेटरी किया गया, बहुत ही बेसिक सी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री, हर फैक्ट्री में एक प्रॉपर इफेक्टिव अरेंजमेंट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। जैसे क्लीनलीनेस, अब क्लीनलीनेस तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सफाई रखना, लेकिन आप सोचिए अगर इसे मैंडेटरी नहीं किया जाएगा तो आपको लगता है कि एम्प्लॉयर यहां पर प्रॉपर तरीके से सफाई करवाएगा? भाई एम्प्लॉयर रोज तो नहीं करवाएगा, एम्प्लॉयर बोलेगा एक काम करते हैं 15 दिन में एक बार क्लीनलीनेस करवा लेंगे, ठीक है, क्लीनिंग एक बार करवा लेंगे, क्योंकि अगर हम रोज कराएंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, 15 दिन में एक बार करा लेंगे कॉस्ट कम आएगी, अल्टीमेटली काम तो लेबरर्स को करना है वहां पर। तो इसलिए किसकी हेल्थ यहां पर अफेक्ट हो रही है, लेबरर्स की, क्योंकि काम तो वहां पर वर्कमैन कर रहा है, वर्कर कर रहा है। तो इसलिए वहां पर ये चीज डालनी पड़ी, ये प्रोविजन यहां पे ऐड करने पड़ते ताकि हर प्रकार से यहां पर क्या हो, यहां पर क्लीनिनेस हो सके। और इसीलिए जब यहां पर इंस्पेक्टर विजिट भी करेगा प्रीमाइस, तो ये चीज इंश्योर करेगा कि प्रॉपर क्लीनिनेस है, प्रॉपर क्लीनिंग की जा रही है, नहीं की जा रही। अगर नहीं की जा रही तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑक्यूपायर, ठीक है। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंस, प्रॉपर यहाँ पे वेस्ट और एफ्लुएंस को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो डस्टबिन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ करने की फैसिलिटी भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होता तो एम्प्लॉयर तो यही करता, ठीक है भाई भरने तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहां पर मेंशन है तो अब एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी, और एम्प्लॉयर को यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अब आप देखिए हैं बहुत ही बेसिक सी चीजें, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट को पता है कि अगर इन्हें मैंडेटरी नहीं किया गया, अगर इन्हें कंपलसरी नहीं किया गया, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर यहां पे क्या करेगा, एम्प्लॉयर जो है बेसिकली यहां पर उस चीज का कंप्लाइंस नहीं करेगा। और हेल्थ किसकी अफेक्ट होगी, ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ देखे तो वो तो वर्कर्स की ही होगी,
ठीक है, तो खिलवाड़ तो वर्कर्स की हेल्थ के साथ हो रहा है। एम्प्लॉयर तो यहाँ पर काम करने आ भी नहीं रहा है, ऑक्यूपायर तो यहाँ पर काम करने आ नहीं रहा, काम करने तो वर्कर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ जो है वो बनी रहे। इसी तरीके से डस्ट एंड फ्यूम, जो डस्ट एंड फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनका भी अरेंजमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डस्ट फ्यूम ना हो ताकि यहाँ पर उनकी हेल्थ पे कोई एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े। लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट अगर यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं होता तो यहाँ पर क्या करता, एक ही लेट्रिन एक ही यूरिनल बना देता, वो वहाँ पे बोलता कि भाई सारे वर्कर्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल वर्कर सब उसी में जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन है तो उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस करना पड़ेगा। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर क्या है, ड्रिंकिंग वाटर एकदम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उन्हें मिलना चाहिए। अगर ये प्रोविजन ना होगा तो आसपास में कोई अगर रिवर होगी तो वहां से सप्लाई कर देगा, बोलेगा सिंपली आप अपने बॉटल में लीजिए और आप पानी पीजिए। बट यहाँ पे प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ये चीज समझती है कि अगर हम किसी भी चीज को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं वहां पर अपना फायदा ढूंढ लेगा और यहाँ पर हेल्थ अल्टीमेटली किसको अफेक्ट होगी, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ यहाँ पर अफेक्ट होगी। इसी तरीके से प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की यहाँ पर पूरी प्रोसेस होना चाहिए, स्पिटून्स होने चाहिए जिसमें हम थूकते हैं, थूकदानी, ठीक है, स्पिटून्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी आप फैक्ट्री में कहीं भी कोई भी स्पिट कर रहा है। देन प्रॉपर ओवर क्राउडिंग का यहाँ पर अरेंजमेंट होना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग कहीं पर भी ना हो किसी भी प्लेस में, क्योंकि अगर जो फैक्ट्री एरिया बताएं तो फैक्ट्री एरिया काफी यहाँ पर सेंसिटिव होता है, वहां पर बहुत सारी मशीन्स हैं ऑपरेटिव होती हैं, और अगर ओवर क्राउडिंग हुई उसकी वजह से अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए ओवर क्राउडिंग का भी प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, जैसे जैसे प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए मशीनरी की, जो भी मशीनरी वहां पर काम कर रही है, जो भी मशीनरी वहां पर इंस्टॉल्ड है उसकी प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए ताकि यहां पर एक्सीडेंटली कोई वहां पे ना जा सके एकदम से, ठीक है। हो सकता है कहीं कुछ भी हो, कहीं पुश, कहीं धक्का लग गया, कहीं ओवर क्राउडिंग की वजह से यहां पर भगदड़ हो गई तो वहां पर ऐसे एक्सीडेंटली वो इंसान ना पहुंच जाए जिससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए डेंजरस मशीन्स को कैसे यूज करना है। देन फर्दर प्रोविजन ऑफ स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, ठीक है, पावर को कट करना तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्राइकिंग गियर्स, प्रॉपर ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉइस्ट एंड लिफ्ट, जो भी लिफ्ट है उसका प्रॉपर तरीके से गुड मैकेनिकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, जो कॉटन ओपनर जो मशीन होती है वहां पर चिल्ड्रन और वुमेन को एम्प्लॉय करना मैंडेटरी, मतलब एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप। देन फर्दर बात करें प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस एक्सेट्रा, तो अगर डेंजरस फ्यूम्स गैसेस है तो उसके अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वो उसका प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइटिंग होनी चाहिए। प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर्स होना चाहिए। प्रिकॉशंस फॉर प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईज, ये सारी चीजें सेफ्टी रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर बहुत ही बेसिक चीज है, बिल्कुल है बहुत ही बेसिक चीज, लेकिन अगर इन्हें मैंडेटरी नहीं किया गया, अगर इन्हें कंपलसरी नहीं किया जाता तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एम्प्लॉयर या जो ऑक्यूपायर है वो डेफिनेटली इनका यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहा होता। अब यहाँ पर क्योंकि ये कंपलसरी है तो जब यहाँ पे इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली वो एक्शन ले सकता है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कि आपने ये सारी चीजें नहीं की। भले वो बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान जो यहाँ पर लगातार 9-10 घंटे कहीं पर काम कर रहा है तो उसके लिए हर चीज की फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सिटिंग फैसिलिटीज, स्पिटून्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो इंसान आपका 10 घंटे एक स्टैब्लिशमेंट में रह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सुनने में छोटी चीज है बट उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ना, आप पानी तो स्वच्छ पिए कम से कम, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस। अब यहां पर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो हजार्डस प्रोसेस स्टार्ट करने वाली, हजार्डस प्रोसेस मतलब जैसे कोई केमिकल्स वगैरह हो गए, और इसकी पूरी लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। शेड्यूल भी दिया हुआ है इस एक्ट में, जो शेड्यूल है वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी किसे हम यहाँ पर हजार्डस प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं। तो जो भी फैक्ट्री हजार्डस प्रोसेस को कैरी ऑन करना चाहती है, स्टार्ट करना चाहती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सेपरेट प्रोविजन है कि वहां पर उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर एक साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगी। साइट अप्रेजल कमेटी को अपॉइंट करेगी किस पर्पस के लिए, ताकि वो यहाँ पर गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके कि यहां पर कोई ऐसी फैक्ट्री जो हजार्डस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहती है उसे यहां पर अप्रूवल मिलना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर साइट अप्रेजल कमेटी में यहां पर कौन कौन होगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर है वो, ठीक है। जो यहाँ पे जो ये यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का जो बोर्ड बना है, सेंट्रल बोर्ड जो सेंट्रल लेवल पर बना हुआ है, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एयर पोल्यूशन का जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। वाटर पोल्यूशन का जो यहाँ पर स्टेट बोर्ड बना है वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। यहाँ पे एयर पोल्यूशन बोर्ड जो स्टेट में बना हुआ है, स्टेट बोर्ड है, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। देन एक रिप्रेजेंटेटिव होगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एक एक्सपर्ट होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ के केस में, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में उस स्टेट के, ठीक है। और उसके साथ ही 5 अदर मेंबर्स भी होंगे
ठीक है, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, अपॉइंट करेगी किस पर्पस के लिए, एक साइंटिस्ट होगा यहाँ पर, साइंटिस्ट होगा यहाँ पर जो हजार्डस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर उसे नॉलेज है। देन फर्दर यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा लोकल अथॉरिटी का, जिसके जुरिस्डिक्शन में यहाँ पर फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जा रहा है। देन यहाँ पे नॉट मोर देन 3 पर्संस एज डीम्ड फिट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन सबको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, इन सबको यहाँ पर मेंबर बनाया जा रहा है, किसका, साइट अप्रेजल कमेटी का। ये सारी चीज अपने हिसाब से पूरा एनालाइज करेंगे कि जो फैक्ट्री यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, जहां पर हजार्डस प्रोसेस को कैरी ऑन स्टार्ट कर किया जाने वाला है, देन इन दैट केस ये पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन कर देंगे, गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर कोई फैक्ट्री अगर स्टार्ट हो रही है, हजार्डस प्रोसेस के साथ स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आसपास की बहुत सारी चीजें देखनी है कि भाई वहां पर रेसिडेंशियल एरिया तो नहीं है, वहां पर जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है उसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर क्या पड़ने वाला है, लोगों पर क्या पड़ने वाला है, ऑब्वियसली। तो इन सब चीजों को प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहां पर अप्रूवल जो है वो दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेफ्टी कमेटी की तरफ। अगली है यहाँ पे सेफ्टी कमेटी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पर्सन यहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा था, जहां पर वो हजार्डस प्रोसेस स्टार्ट कर रहा था, उसे यहां पर अप्रूवल मिल जाती है। तो अप्रूवल मिलने के बाद वो क्या करेगा, यहां पर जो ऑक्यूपायर है वो अपनी फैक्ट्री में एक सेफ्टी कमेटी जो है वो अपॉइंट करेगा, एक सेफ्टी कमेटी अपॉइंट करेगा, मैंडेटरी है उसके लिए कि वो सेफ्टी कमेटी यहां पर अपॉइंट करेगा। उसके साथ साथ यहां पर जो सेफ्टी कमेटी, वहां पर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वर्कर्स के और मैनेजमेंट के, वर्कर्स और मैनेजमेंट के यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि सेफ्टी कमेटी का पर्पस क्या है, सेफ्टी कमेटी का पर्पस ये चीज इंश्योर करना कि जो लोग यहां पर हजार्डस प्रोसेस में एम्प्लॉयड है, उनकी प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के प्रोविजंस है या नहीं, सेफ्टी मेजर्स लिए गए या नहीं। और इसके लिए यहां पर इसीलिए सेफ्टी कमेटी में एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और एम्प्लॉय के भी होने चाहिए, वर्कर्स के भी होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स के होंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के होंगे, देन ऑब्वियसली यहां पर वो तो यही बोलेंगे हाँ सेफ्टी मेजर्स है, बट अल्टीमेटली काम तो वर्कर्स को करना है। तो यहां पर इसीलिए वर्कर्स और एम्प्लॉयर के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए किसमें, सेफ्टी कमेटी में, ताकि वो ये चीज इंश्योर कर सके कि यहां पर एक्चुअल में सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए। साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये जो मैंने आपको बताया, टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क एंड टू रिव्यू पीरियडिकल द मेजर्स टेकन इन दैट बिहाफ। तो यहाँ पर प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना और ये चीज इंश्योर करना कि प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं इस फैक्ट्री में या नहीं लिए जा रहे हैं। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि सेफ्टी कमेटी बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की, चीफ इंस्पेक्टर की या एम्प्लॉयर की। तो यहां पर ऑक्यूपायर की है, जो यहां पर फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, जहां पर हजार्डस प्रोसेस को बेसिकली स्टार्ट करना है, उसके लिए यहां पर वो है, किसके लिए यहां पर मैंडेटरी होगा कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में वो सेफ्टी कमेटी को अपॉइंट करे। आगे बढ़ते हैं, वेलफेयर रिलेटेड कुछ प्रोविजन है जो यहां पर मैंडेटरी है करना, जैसे वॉशिंग फैसिलिटीज। ठीक है, वॉशिंग फैसिलिटीज, अब यहां पर वॉशिंग फैसिलिटीज क्यों देना जरूरी है, वॉशिंग फैसिलिटीज इसलिए कि यहां पर जो लोग यहाँ पर फैक्ट्री में एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उनके कपड़े भी गंदे होंगे ही। ठीक है, उनके कपड़े गंदे होते हैं क्योंकि आप फैक्ट्री में ऐसे काम करते हैं, आपके कपड़े गंदे, तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए यहाँ पर वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप अपने घर से अपने पर्सनल कपड़े लेकर आ गए, वहीं बैठकर आप धो रहे हैं। ठीक है जी, वो मतलब नहीं है। वॉशिंग फैसिलिटी का मतलब है कि आप जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके चलते आपके कपड़े गंदे होते ही हैं, तो कपड़े गंदे होंगे तो आपको उसे धोना भी है, साफ भी करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, उसके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को सुखाने के लिए, अब धो के आप गीले थोड़ी रखेंगे, उसको सुखाएंगे भी, तो सुखाने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए। देन सिटिंग फैसिलिटीज, अब देखिए हैं बहुत बेसिक सी चीजें, बट यस अगर नहीं दिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, देन ऑब्वियसली इसका फायदा कौन लेगा, एम्प्लॉयर। प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस होने चाहिए ना। अब ये नीचे के चार जो हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फैक्ट्री में एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होगा, किस फैक्ट्री में, जहां पर भी 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड। ये चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यहां पर वेलफेयर ऑफिसर कौन से फैक्ट्रीज के लिए मैंडेटरी है, तो उन फैक्ट्रीज के लिए मैंडेटरी जहां पर 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, वहां पर वेलफेयर ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द ऑक्यूपायर। इसी तरीके से क्रैश की फैसिलिटी, जहां पर छोटे बच्चों को टेक केयर किया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घर पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं वो आती हैं तो वहां पर अपने बच्चे को साथ लेकर डेफिनेटली आएंगी। तो अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन किसके द्वारा, जहां पर भी, जिस फैक्ट्री में 30 या उससे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयड है, समझ रहे हैं, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 30 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयड हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में यहां पर क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देन फर्दर शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर 150 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, जहां पर 150 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, वहां पर ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और कैंटीन भी प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर 250 वर्कर्स से ज्यादा एम्प्लॉयड है।
तो ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, नंबर वाले ही ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है, नंबर वाले ही ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए रहते हैं कि मोर देन 250, 350, 150, ये आपको याद रखना है। ये चारों ही केसेस में आपको यहां पर याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर कैंटीन फैसिलिटी तो सबको मिलनी चाहिए, 250 का ही प्रोविजन किया है, क्या 250 से कम है तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये कि यहाँ पर देखिए सारी चीजें अलग अलग प्रोवाइड करनी, अलग फैसिलिटीज, कैंटीन की, रेस्ट रूम की अलग, क्रैश की अलग, ठीक है। तो इसके लिए इतना रेवेन्यू भी तो होना चाहिए ना बिजनेस के पास, उस फैक्ट्री ओनर के पास। तो अगर फैक्ट्री ओनर एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है जहां पर 250 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो इस लेवल पर है कि वो यहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर उससे कम है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो उसका जो इतना पॉकेट भी अलाउ नहीं करेगा कि वहां पे इसको वो क्या कर सके, यहां पर इस सारे डेडिकेटेड अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। ये सारी सिंपल सा लॉजिक होता है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट, ठीक है। एडल्ट जो है, अब आपको एडल्ट याद होगा, इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने एडल्ट की डेफिनेशन क्या देखी है, वो लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, राइट, उन्हें हम एडल्ट मान रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पर वीकली आवर्स कितने होने चाहिए उनके, जो लोग एडल्ट हैं उनके लिए वीकली आवर्स कितने होने चाहिए? उनके लिए वीकली आवर्स होने चाहिए, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो किसी भी वीक में किसी भी वर्कर से 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। एडल्ट वर्कर की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, एडोलसेंट्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एडल्ट वर्कर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 48 आवर्स एक वीक में, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। एक दिन की बात करें तो एक दिन में आप 9 आवर्स से ज्यादा का काम नहीं करवा सकते, 9 आवर्स से ज्यादा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप एक दिन में 9 आवर्स का काम करा सकते हैं, एक वीक में आप मैक्सिमम 48 आवर्स, राइट। फर्दर यहां पे इंटरवल की बात करें कि भाई ऐसा थोड़ी कि आप 9 घंटे लगातार काम करते रहेंगे, आप एक बार एंटर हुए फिर अगले 9 घंटे आप लगातार काम करते रहेंगे, नो भाई, आप भी इंसान हैं, आपको भी यहां पर रेस्ट चाहिए, आपको भी यहां पर खाना खाना है, आपको भी यहां पर पानी पीना है, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, राइट। तो यहां पर प्रोविजन ये है कि एक बार में, ठीक है, एक बार में यहां पे लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है। 5 घंटे का लगातार काम कराया गया तो उसके लिए यहां पर हाफ एन आवर का रेस्ट जो है वो दिया जाएगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर का, ठीक है। अभी मैक्सिमम 5 घंटे दिए गए हैं। अब कोई एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, वो बोल रहा है कि नहीं हर 2 घंटे में आधे घंटे का रेस्ट, वो उसकी मर्जी है, बट 5 घंटे से ऊपर नहीं कराया जा सकता एक बार में। वन गो में 5 आवर्स, 5 आवर्स के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर का रेस्ट। अब उसकी मर्जी, वो 1 आवर का भी दे सकता है, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर का रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्प्ट कर सकती है इस प्रोविजन से, 5 आवर्स वाले से। तो उस केस में क्या होगा, अगर एग्जम्प्ट किया हुआ है तब भी 6 आवर्स से ज्यादा काम नहीं किया सकता। तो वो फैक्ट्रीज जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने इस 5 आवर्स वाले क्लॉज को एग्जम्प्ट किया हुआ है, वहां पर भी वन गो में 6 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। 6 आवर्स के बाद यहां पर फर्दर रेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ये सारे प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आपको समझने हैं। और आगे बढ़ते हैं और प्रोविजन देखते हैं। स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर क्या होता है कि आप यहां पर टोटल जो टाइम, जो आप रेस्ट दे रहे हैं, जो आप काम करा रहे हैं, उसका टाइम टोटल कितना होना चाहिए एक दिन में। सो द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर इंक्लूसिव ऑफ हिज इंटरवल फॉर रेस्ट शेल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 10.5 आवर्स। तो 10.5 आवर्स से ज्यादा यहां पर काम नहीं कराया जा सकता एक दिन में, मतलब यहां पर रेस्ट वगैरह सब मिला के। आप एक बार फैक्ट्री में एंटर हुए, उसके बाद यहां पर जो आप रेस्ट ले रहे हैं, जो आप यहां पर काम कर रहे हैं, सबका टाइम मिला के 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि चीफ इंस्पेक्टर इसे बढ़ाकर 12 आवर्स कर सकता है। उसके लिए उसको यहां पर रिटर्न में चीजें देनी पड़ेंगी, भाई किस रीजन से यहां पर इसे 12 आवर्स किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। स्प्रेड ओवर का बाय डिफॉल्ट टाइम 10.5 आवर्स है, ठीक है, 10.5 आवर्स है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीफ इंस्पेक्टर अगर यहाँ पे बढ़ाना चाहता है तो चीफ इंस्पेक्टर बढ़ा सकता है, 12 घंटे बढ़ा सकता है, ठीक है, 12 घंटे कर सकता है वो। इसके लिए यहाँ पे इसको जो है तो रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और ये पावर चीफ इंस्पेक्टर के पास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपसे ऑप्शन में आ सकता है किसके पास पावर है, एम्प्लॉयर के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या चीफ इंस्पेक्टर के पास। तो ये चीज याद रखनी है कि ये पावर चीफ इंस्पेक्टर के पास है, ठीक है। ओवर टाइम वेज की बात करें तो मान लेते हैं कि अगर अगर यहां पर कोई पर्सन जो है वो 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, एक दिन में हो जाता है, कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, या एक वीक में 48 आवर से ज्यादा काम कर रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा आवर वो काम करेगा उसको यहाँ पे उस पर्टिकुलर आवर के लिए डबल वेज मिलेगी। जो भी उसकी ऑर्डिनरी वेज है, जो भी उसकी नॉर्मल वेज है, उसके लिए उसको डबल वेज पे की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे आपको मान लेते कोई पर्सन, उसको 1 घंटे के लिए 200 रुपीज मिलते हैं, एक 1 आवर के 200 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। तो उसने 9 आवर्स काम किया, उसने 9 आवर्स काम कर लिया, बट मान लेते उसने किसी दिन 10 घंटे काम कर लिया, तो इस 10th आवर के लिए उसे 400 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि यहां पे जो ऑर्डिनरी वेज है पर आवर के हिसाब से वो उसे डबल मिलेगी इन केस ऑफ
ओवर टाइम वर्क। तो अगर यहाँ पे एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा या एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है तो ये चीज यहाँ पर फॉलो की जाएगी। अब ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस जो हम बोल रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें एक तो बेसिक वेज ही रहेगी हमारी, साथ में अगर कोई अलाउंस है जहां पर कैश इक्विवेलेंट दिया गया है, सब्सिडीज फॉर्म में यहां पर फूड ग्रेन्स वगैरह सारी चीजें दी जा रही है तो उसकी वैल्यू भी ऐड की जाएगी और यहीं पर यही मिलाकर यहां पर बनेगा ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस और इसी वेज का डबल ओवर टाइम वेज यहां पर पे किया जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं गाइस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। ठीक है, अब यंग पर्सन हमने क्या देखा था, या तो वो चाइल्ड है या तो वो एडोलसेंट है, ये देखा था हमने, या तो वो चाइल्ड है या तो वो एडोलसेंट है, उसे हम यंग पर्सन बोल रहे हैं, वही डेफिनेशन हमने देखा था। अब यहां पर क्या बोल रहा है, नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 14 साल की उम्र अटेन नहीं की है, 14 साल की एज अटेन नहीं की, वो किसी भी फैक्ट्री में एसोसिएट नहीं हो सकता, बाई डिफॉल्ट प्रोविजन दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर or an adolescent shall allowed to work only if certificate of fitness has been granted by certifying surgeon and token giving reference to COF is carried by him। तो यहां पर अगर कोई चाइल्ड है जिसने 14th ईयर की एज कंप्लीट कर ली है, ठीक है, 14th ईयर की एज कंप्लीट कर ली है, या तो कोई एडोलसेंट है 15 से 18 वाला जो एडोलसेंट है, ठीक है, वो यहां पर काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो दिया जाएगा किसके द्वारा, सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा। एक सर्टिफाइंग सर्जन है वो यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे, तभी यहां पे चाइल्ड जिसने 14 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और एक एडोलसेंट वो यहां पर काम कर सकते हैं और हर वक्त उसका टोकन जो है उन चाइल्ड या एडोलसेंट को यहां पर कैरी करके रखना पड़ेगा। गॉट इट गाइस। अब यहां पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफाइंग सर्जन का। एक बार आई थिंक 2023 में एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेंबर कि वो ईओयू में आया था, एपीएफसी में आया था, कि यहां पर सर्टिफाइंग सर्जन कौन से एक्ट में अपॉइंटेड है गाइस, कौन से एक्ट में उन्हें यहां पर अपॉइंट किया जाएगा सर्टिफाइंग सर्जन को, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सर्टिफाइंग सर्जन से रिलेटेड प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था कि सर्टिफाइंग सर्जन को इनमें से किस एक्ट में अपॉइंट किया जा रहा है। गॉट इट। तो आपको ये भी यहां पर थोड़ा सा माइंड अपना ओपन करके रखना है। देन अ सीओएफ ग्रांटेड, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड और रिन्यूड शैल बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सिर्फ 12 मंथ्स के लिए वो जब भी इशू होगा उससे 12 मंथ्स के लिए वो वैलिड रहेगा, उसके बाद फर्दर उसे रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पे प्रोविजन, An adolescent who has been granted a certificate of fitness to work in a factory shall be deemed to be an adult। ठीक है, यहां पर ऐसा एडोलसेंट जिसको यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया गया है, ठीक है, तो उसे यहां पे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। अब यहां पर अगर उसे एज एन एडल्ट माना जाएगा, मतलब जो एडल्ट का जो हमने कंडीशंस देखी है वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, है कि नहीं। ठीक है जी। इसी तरीके से ऐसा एडोलसेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर उसे एक चाइल्ड माना जाएगा, उसे यहां पर चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। राइट गाइस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए वर्किंग आवर्स क्या है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए वर्किंग आवर्स क्या है यहां पर। तो चिल्ड्रन के लिए वर्किंग आवर्स की बात करें तो नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। कोई भी चाइल्ड यहां पर किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा जब तक यहां पर मोर देन 4.5 आवर्स इन एनी डे, ठीक है, किसी भी दिन 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और यहां पे नाइट में भी काम नहीं कर सकता। क्या लिखा है, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, 4.5 घंटे से ज्यादा एक दिन में और ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में भी काम नहीं करेगा और 4.5 घंटे ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर एक चीज अभी अभी हमने जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़ा है कि कोई भी चाइल्ड अलाउड नहीं है फैक्ट्री में काम करना, ठीक है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 14 इयर्स कंप्लीट नहीं है, कोई भी चाइल्ड जिसकी 14 इयर्स एज कंप्लीट नहीं है, और यहां पर हमने चाइल्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में, 15 इयर्स जिसने कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि जिसने 14 साल कंप्लीट नहीं किया है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन जिसने 14 कंप्लीट कर लिया, 15 कंप्लीट नहीं किया है, उसके लिए एप्लीकेबल है यहां पर गाइस। दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि 14 साल से कम वाला तो कर नहीं सकता, अभी हमने पढ़ा था, लेकिन यहां पे ये भी लिखा हुआ कि कोई चाइल्ड जो है वो काम 4.5 घंटे ज्यादा नहीं करेगा या नाइट शिफ्ट में नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 14 कंप्लीट नहीं किया है वो तो नहीं करेगा, लेकिन जिसने 14 कंप्लीट कर लिया और 15 कंप्लीट नहीं किया, 14 और 15 के बीच में है, वो तो कर सकता है ना, क्योंकि यहां पे चाइल्ड इसको माना जा रहा है, चाइल्ड तो 15 साल वाले को माना जा रहा है फैक्ट्रीज एक्ट में। राइट गाइस, ये है इसका इंटरप्रिटेशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एनुअल लीव विद वेजेस। ठीक है, यहां पर अब कोई काम करेगा तो उसे लीव भी मिलना चाहिए, और लीव ऑब्वियसली पेड लीव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लीव लिया तो आपकी सैलरी कट गई, वेज कट गया। यहां पर उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है कि हर वो वर्कर जो यहां पर एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 240 दिन काम कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 240 डेज, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर,
ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। तो हर वो वर्कर जो एक कैलेंडर ईयर में 240 या उससे ज्यादा दिन काम कर रहा है, वो यहां पर लीव के लिए एंटाइटल्ड है वेज के साथ। मतलब अगर वो एडल्ट वर्कर है तो उसको हर 20 दिन के लिए एक लीव दी जाएगी, ठीक है, जो उसने काम किया पिछले साल में, तो उसको हर 20 दिन के लिए एक दिन की लीव दी जाएगी। और अगर कोई बच्चा है तो उसको हर 15 दिन के लिए एक दिन की लीव दी जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको लीव ज्यादा चाहिए, उसको खेलना भी, उसको काम भी करना है, राइट। तो यहां पर बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए हर 15 दिन के लिए एक लीव, और यहां पर एडल्ट के लिए हर 20 दिन के लिए एक लीव इसको दी जाएगी, अगर यहां पर उसने 240 दिन या उससे ज्यादा काम कर लिया है एक कैलेंडर ईयर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पर अ वर्कर हु सर्विस कमेंसेस अदरवाइज देन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। अब ऐसा थोड़ी कि सारे वर्कर्स यहां पे 1 जनवरी को ज्वाइन करेंगे, कुछ वर्कर्स बाद में भी कर सकते हैं, कुछ लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर कभी भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर जब भी उसने ज्वाइन किया है, ठीक है, जब भी उसने ज्वाइन किया है तब से लेकर 31 दिसंबर तक जितने दिन भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने दिन भी उस फैक्ट्री ने काम किया है, उसके टू थर्ड से ज्यादा दिन उसने काम किया होगा, ठीक है। तो अगर उसने उसके 2/3 डेज काम किया है, मान लेते हैं अगर उसने यहां पर यू कैन से कि यहां पर उसने ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर से, मान लेते हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अराउंड 90 डेज, ठीक है, उसने 1 अक्टूबर ज्वाइन किया था। तो यहां पर 90 डेज अगर फैक्ट्री काम कर रही थी, पूरे 90 डेज मान लेते हैं फैक्ट्री काम कर रही थी, तो यहां पर एटलीस्ट उसका 60 डेज काम करना जरूरी है। तो अगर उसने 2/3 डेज काम किया है, देन वो इंटाइटल्ड उसी तरीके से हो जाएगा, बट उस रिमाइंडर पीरियड, मतलब वो 3 महीने के हिसाब से प्रोपोर्शनल बेसिस पर उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। मतलब 20 दिन के लिए एडल्ट के लिए एक छुट्टी और चाइल्ड के लिए 15 दिन के लिए एक छुट्टी, ठीक है, ये प्रोविजन है। अब यहां पर इन कैलकुलेटिंग लीव, फ्रैक्शन ऑफ लीव ऑफ हाफ ऑफ डे और मोर शैल बी ट्रीटेड एज 1 फुल डे। तो यहां पर अगर लीव कैलकुलेट करते, मान लेते किसी की लीव आती है, यू कैन से 15 डेज, 15.6 डेज, तो इसको हम कंसिडर करेंगे 16 डेज। किसी की यहां पर आती है, मान लेते हैं 15.4 डेज, तो इसे हम यहां पर 15 ही कंसिडर करेंगे। मतलब फ्रैक्शनल में देखेंगे, आपको पता 0.5 से ऊपर नेक्स्ट में हम फॉरवर्ड कर देते हैं, और 0.5 से कम इसको प्रीवियस वाले में हम यहां पर फॉरवर्ड कर देते हैं। इफ अ वर्कर डज नॉट in any one calendar year take the whole leave, any leave not taken shall be added to the leave in the succeeding year। अगर यहाँ पे कोई लीव जो है वो यहाँ पर नहीं ली जाती है, तो वो लैप्स नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। लेकिन उससे रिलेटेड भी प्रोविजन है, ठीक है। क्या प्रोविजन है कि यहाँ पे टोटल जो एडल्ट के केस में 30 लीव्स ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं अगले साल, ठीक है, और यहाँ पर 40 लीव जो है वो चाइल्ड के केस में हो सकती हैं। हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए आपको एक साल में 50 डेज की लीव मिली फॉर एग्जांपल, अब आपने यहाँ पर 20 डेज की लीव ही ली एक साल में, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, तो जो 30 बचेंगे एडल्ट केस में वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाएंगी, नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएंगी। और अगर कोई चाइल्ड है तो उसके केस में 40 मैक्सिमम लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी लीव बचेंगे। अदरवाइज क्या होता, अगर मान लीजिए किसी की शादी है, वो सोच रहा है यार इस साल मैं पूरा काम कर लेता हूँ, अगले साल में पूरा इकट्ठा छुट्टी ले लूंगा 6 महीने की लीव, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। फैक्ट्री भी तो काम करेगी, फैक्ट्री को भी तो प्रोडक्शन करवाना है अपना, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है कि 40 इन केस ऑफ 30 इन केस ऑफ एडल्ट एंड 40 इन केस ऑफ चाइल्ड। फर्दर आगे बढ़ते हैं, वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। अब यहाँ पे जब लीव पीरियड होगा, ठीक है, जो यहाँ पर लीव पीरियड रहेगा उसमें वेज मिलेगी, जो कि हमने डिस्कस किया अभी। अगर आपने लीव लिया है, पेड लीव लिया है, तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर वेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको वेज मिल रहा है तो वेज आपको किस रेट से मिलेगा, ऑब्वियसली बात है आपको उस रेट से मिलेगा जिस पे आप काम कर रहे थे पहले। लीव में जाने से पहले आप जिस वेज पर काम कर रहे थे वही वेज पे आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने लीव लिया तो आपको 50% सैलरी मिलेगी, आपको पूरा वेज मिलेगा भाई। लीव तो आपका राइट है, आप अपना राइट अवेल कर रहे हैं, और जब राइट अवेल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर पैसे कटने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहां पर ओवर टाइम और बोनस अगर आपको कुछ यहां पर पे किया गया था प्रीसीडिंग मंथ में, तो वो नहीं पे किया जाएगा, क्योंकि देखिए ओवर टाइम आपने ज्यादा काम किया था, बोनस आपने कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मान लीजिए बोनस मिल गया था, तो वो तो पिछले मंथ से रिलेटेड था ना। अब वो उसको थोड़ी इंक्लूड करके आपको यहाँ पे वेज दिया जाएगा लीव पीरियड में। लीव पीरियड में तो आपको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वेज दी जाएगी, जो बोनस जो ओवर टाइम आपने पिछले महीने कमाया था वो थोड़ी दिया जाएगा, वो तो पिछले मंथ का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था आपका, राइट। साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर डियरनेस अलाउंस वगैरह कुछ पे किया जाता है या कैश इक्विवेलेंट दिया जाता है, कोई भी कंसेशनल रेट पर चीजें मिल रही तो उसे यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। बाकी चीजें यहाँ पर नहीं इंक्लूड की जाएंगी, जैसे हमारा ओवर टाइम अलाउंस जो मिला था या बोनस मिला था उसे यहाँ पर हम वेज में कंसिडर नहीं करेंगे, ताकि यहाँ पर आराम से कैलकुलेशन हो सके। देन गाइज आता है शेड्यूल्स। अब यहाँ पे शेड्यूल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि कौन सा शेड्यूल क्या डिस्कस करता है। कई बार मैच द फॉलोइंग भी आपको देखने मिलेगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूल है फैक्ट्रीज एक्ट का, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बेसिकली वहां पर क्या है, वहां पर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। मैंने आपसे बोला ना कि जो यहाँ पर हजार्डस प्रोसेस जो फैक्ट्रीज यहाँ पर कैरी ऑन कर रही है उसका लिस्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस को हम हजार्डस प्रोसेस मानेंगे। तो जो भी फैक्ट्रीज उन प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगी उनके लिए यहाँ पे क्या माना जाएगा, उनके लिए माना जाएगा कि वो यहाँ पे
उनके लिए प्रोविजन जो है हजारस प्रोसेस वाले एप्लीकेबल होंगे जो हमने पढ़े हैं। सेकंड शेड्यूल में रिलेटेड है परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट। अब वर्क एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री में काम ही ऐसा हो रहा हो, प्रोसेस ऐसा चल रहा हो, तो वहां पर क्या परमिसिबल लेवल है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। थर्ड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते करते लगातार आप उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको कुछ डिजीज हो जाए, तो वहां पर डिजीज के नेम मेंशन से लीड पॉइजनिंग हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, सिलिकोसिस हो गया, एक्सेट्रा। और फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है लिस्ट ऑफ द कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है गाइस जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने थे फैक्ट्रीज एक्ट में। आई होप आपको यहाँ पर मजा आया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी मेरे साथ आपने कवर किया है तो आपको क्लैरिटी तो हो गई होगी। अब आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम स्प्रेड ओवर ड्यूरेशन। मैक्सिमम स्प्रेड ओवर ड्यूरेशन कितना स्प्रेड ओवर आपको पता है क्या होता है? ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन में आप मकसद इंटरवल मिलाकर वर्किंग टाइम मिलाकर कितना मैक्सिमम पुश कर सकते हैं। तो यू नो द राइट आंसर, दैट इज 10.5 आवर्स। ठीक है, और चीफ इंस्पेक्टर इसको 12 घंटे भी कर सकता है, वो भी केस हमने देखा, लेकिन बाय डिफॉल्ट 10.5 आवर्स है। देन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वेयर अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, वेज एट द रेट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस शैल बी पेड। अगर वो एक दिन में 9 घंटे ज्यादा या एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो उसको कितना ओवर टाइम वेज मिलेगा? किस रेट से? ट्वाइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी वेज। ठीक है, जो भी ट्वाइस है, जो भी उसका ऑर्डिनरी वेज है उसका ट्वाइस रेट से यहां पर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइज दिस इज ऑल। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं गाइज, और या तो कर भी रहे क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट अक्टूबर आने वाला है आपका, तो अक्टूबर एंड नवंबर ऑलमोस्ट 2 महीने, यू कैन से 70 डेज के आसपास आपके पास टाइम है। तो उस टाइम में आप कर तो सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं कि आप कर नहीं सकते, बट द थिंग इज कि आप सोचेंगे मैं सेल्फ प्रिपरेशन से कर लूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और इसीलिए हमने आपके लिए 2 कोर्सेज लॉन्च किए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और एक हमारा स्पेशल सब्जेक्ट का भी कोर्स है। मैं दोनों आपको दिखाता हूँ क्या है, कैसे कोर्स हो, तो आप उसे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि कोर्स आप कैसे कर सकते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सब यहाँ पे जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, और डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप textbook.com गूगल पे करेंगे, खुल जाएगी वेबसाइट। यहाँ पे सुपर कोचिंग में जाना है आपको। सुपर कोचिंग में जाने के बाद यू विल सी द ऑप्शन ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ में जाइए। ईपीएफओ में आपको यहाँ पर दिखेगा 2 कोर्सेस, एक तो यूपीएससी ईपीएफओ का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, और यहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स। जैसे स्पेशल सब्जेक्ट है आईआर हो गया, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ये सारे स्पेशल सब्जेक्ट हैं, तो इनका अलग कोर्स है और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अलग है। ठीक है जी, तो यहां पर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, मान लेते हैं इसमें, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स की, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, डेमो क्लासेस देखने मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सैंपल नोट्स देखने मिल जाएंगे आपको, फैकल्टीज के बारे में पता चल जाएगा आपको। देन ये सारी चीजें आपको गो थ्रू करनी है। गो थ्रू करने के बाद आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर फिर आपको गो थ्रू करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप चाहे तो यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास कोई गाइडेंस होता है, कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है ना, तो हम डेडिकेटेड वे में करते हैं। अदरवाइज हम सेल्फ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। सेल्फ करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग सेल्फ करते हैं, बट टाइम की कमी है आपके पास। मेन चीज तो ये है। यहाँ पे आपने कोर्स ओपन किया, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने मिल जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम जो भी चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपको सब कुछ दिखता जाएगा यहाँ पे। राइट, ये फैकल्टी है, ये मैं हूँ आपके आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमी वाला कंपोनेंट में कवर करूंगा यहाँ पे आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सारी डेमो क्लासेस जो सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, देन फर्दर यहाँ पे आपको नोट्स का भी सैंपल देखने के लिए मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट का भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गाइस पूरा स्क्रॉल कर लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप इसके बाद कन्विंस होते हैं कि यस हमें ये कोर्स हेल्प करने वाला, देन उसके बाद आप एनरोल कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या, एनरोलमेंट में जाके यहाँ पे अप्लाई कूपन में जाना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होती है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि यार बेस्ट कोर्स मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस पे। तो वही मैं भी चाह रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर कोड यूज करना है प्रकाश, ठीक है, जो कि मेरा नाम है। आई होप आपको अब तक पता ही होगा। यहाँ पे आपने प्रकाश PRAKASH आपने यहाँ पर किया, उसके बाद इसे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर सीधा सीधा डिस्काउंट आपको लगभग 500-600 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो यूज द कोड, अगर डिस्काउंट नहीं चाहते हैं, पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, तो दैट इज योर विश, आप कोड को इग्नोर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप फिर 2 EMI में पे करने का ऑप्शन है, लमसम पे करने का भी ऑप्शन है, तो वो आपकी कॉल है, आप किस तरीके से यहाँ पर पे करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप क्विट कर दीजिए कि यार मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर
नेक्स्ट बार देखूंगा, नेक्स्ट जब एग्जाम आएगा तब देखूंगा। ये तो एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन है कि अपना बेस्ट दीजिए और कोशिश करिए इस बार क्लियर करने की, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता, रेगुलर एग्जाम तो है नहीं कि हर साल एग्जाम आता है। नेक्स्ट टाइम का पता नहीं है, भले अभी 2023 में आया था, अब आप ये मत सोचिए कि 2027 में आएगा। 2 साल का टाइम गैप बहुत होता है और पता भी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आज जो अपॉर्चुनिटी हमें उसे ग्रैब करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए, जो चीज आपके कंट्रोल में है। अब जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं उसको भूल जाइए, जो आपके कंट्रोल में उस पर यहाँ पर आपको पूरा फोकस जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनरोल करिए गाइस एंड यूज द कोड प्रकाश। इस तरीके से आप कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कूपन यूज करके, दैट इज प्रकाश, मेरा नाम है ये। और यहाँ पर इसका जो लिंक है कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, ठीक है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप मुझसे रेगुलरली टच में रहेंगे। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। जब भी कोई क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, मैं आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर करूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आई होप आपको फैक्ट्रीज एड का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।